नारी को सुरक्षा नहीं सत्ता चाहिए। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल पास हो गया और नारी को सत्ता भी मिल चुकी है, तो इसके लिए पूरे देश को बधाई हो। अभी ने महिला आरक्षण बिल में क्या प्रावधान किए गए? महिला आरक्षण बिल में जो देश की आबादी का आधे से अधिक भागीदारी रखती है महिला, उसको 33% आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभा में मिल चुका है। इसके जरिए इसकी भागीदारी पहले बहुत ही कम थी। मान लीजिए लोकसभा में सिर्फ 15% भागीदारी थी। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो यूएस में 28% भागीदारी रखती है वुमेन। और सबसे ज़्यादा भागीदारी कौन सा देश रखता है? सोच के देखिए, आप सोच भी नहीं पाएंगे। रवांडा, अफ्रीका देश, जो शायद अनडेवलपिंग कंट्री होगा, वो सबसे ज़्यादा वुमेन की भागीदारी रखता है। तो हमें कुछ छोटे देशों से भी कुछ सीखना चाहिए। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल महिला बिल जो 1996 में पहली बार पेश किया था, अब 2023 में उसको लागू अभी पास कर दिया गया है, लागू होने के लिए और प्रक्रिया है। तो अब देख लेते हैं इसका क्या हिस्ट्री रही। 1996 में ये आया, देवगौड़ा की सरकार इसको लेके आई। उसके बाद इसका लगातार विरोध होता रहा। 1997 में भी पेश हुआ, 1998 में भी हुआ, लेकिन विरोध होने के कारण बार बार रिजेक्ट हो जाता था। विरोध होने का कारण क्या था? क्योंकि ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया गया था लोकसभा और वहाँ पर राज्य विधानसभाओं के आरक्षण में ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। क्योंकि इसमें जो प्रावधान है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है जैसे कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल, दो तरह के रिजर्वेशन होते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन में जैसे अगर 100 सीटें हैं तो जनरल की अगर 40% दिया जाएगा तो 40 सीटें हो गई। अब 40 में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। पहले 100 में से 40% जनरल के लिए सेव किया जाएगा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों होंगे। अब 40 में से भी 33% जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब कोटा इन कोटा, मतलब 2 बार कोटा मिल गया उनको। तो इस और ओबीसी जो है अगर लोकसभा में इंक्लूड नहीं है तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वो लोकसभा में इंक्लूड नहीं है, तो ओबीसी की जो महिलाएं उनके साथ भेदभाव होगा, इसलिए इसका विरोध होता जा रहा है। तो वो उनका मानना यही था कि इनको ओबीसी को भी इंक्लूड किया जाए। तो शायद कुछ मायने भी रहे थे कि ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया गया था। अभी फ़िलहाल लोकसभा में सारी मुद्दे सुलझा दिए गए हैं। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। कांग्रेस भी इसके विचार पे मट गया है। आधी कांग्रेस की जो पार्टी है, आधे लोग समर्थन कर रहे हैं, आधे इसका समर्थन नहीं कर रहे। हालांकि वो एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी ये देख लेते हैं कि अब ये कैसे लागू होगा, कब लागू होगा, क्या ये 2000, तो ये जो हमारा लागू कब होगा? तो 2024 में क्यों नहीं लागू होगा? इसके इसलिए कयास नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि 2024 में लागू होने के लिए क्या होगा, 50% से ज़्यादा जो विधानसभा है उनका अनुमोदन हमें लेना होगा। अगर वो अनुमोदन दे भी देती हैं तो 2026 में परिसीमन जो आयोग है वो अपना कार्य करेगा, क्योंकि परिसीमन 2026 तक हमारी जो जनसंख्या के आधार पर सीट सुनिश्चित की गई हैं वो 2026 में चेंज होने वाली हैं। उनका टाइम 2026 तक है। अगर 2026 में सीट घट बढ़ सकती है तो उसके आधार पर 33% आरक्षण भी घट बढ़ सकता है। इस हिसाब से तभी उसको लागू किया जाए। ये सुझाव है कि 2026 के बाद ही अगर इसको लागू किया जाएगा तो एक निश्चित कुछ सीटें सुनिश्चित कर दी जाएंगी। तो अगर 2026 के बाद इसको लागू किसी चुनाव में किया जाएगा तो 2026 के बाद जो चुनाव होंगे 2029 में होंगे। 2029 में अगर होंगे तो उसमें यह महिला आरक्षण बिल पहली बार लागू होगा। और ये बोला जा रहा है कि ये कब तक लागू रहेगा, या अनलिमिटेड अब ये लागू हो ही जाएगा, हटेगा नहीं कभी। तो जब 1996 में पहली बार इसको पेश किया गया था तो इसमें कहा गया था कि जब भी ये लागू होगा उसके 15 साल तक ये लागू रहेगा। तो इट मीन्स कि अगर ये 2029 में लागू होता है तो उसके 15 साल मतलब 2044 तक ये लागू रहेगा। आगे भी जारी रखने के लिए अगर इसका रिव्यू अच्छा आता है, सफल होता है, तो आगे जारी रखने के लिए इसके लिए पुनः वही प्रावधान करने पड़ेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। लोकसभा में पारित करना पड़ेगा और फिर से विधानसभा में 50% अनुमोदन लेना पड़ेगा, सभी की सहमति लेनी पड़ेगी, वो सारी प्रक्रिया पुनः होगी। तो ये था महिला आरक्षण बिल। इसमें अब क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं? पहले तो हम ये देख लेते हैं इसके फ़ायदे क्या होंगे। फ़ायदे ये होंगे कि राजनीतिक सशक्तता बढ़ेगी, महिला सशक्त होंगी, राजनीतिक क्षमता बढ़ेगी, राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। महिलाओं की जो समस्या है उनका अब अच्छे से, क्योंकि महिला ही महिलाओं का दर्द समझ सकती है, तो महिलाओं की समस्या और संघर्ष क्या रहे हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, महिला जाकर खुद ही उनका हल ढूंढ सकती है और उनके लिए प्रावधान ला सकती है। शायद तो ये हो गया पहला बात कि कुछ महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको सेंसिटिव तरीके से
महिला समझकर उनके लिए प्रावधान लाएंगी। दूसरी बात, जो पितृसत्तात्मक समाज है उसको थोड़ा वो लीनियर होगा, थोड़ा उसको ढीला होना पड़ेगा अगर हमें ये बिल को सफल बनाना है। तो इसके लिए चुनौती ही यही है एक्सेप्टेंस की, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को आगे बढ़ता देख समाज खुश नहीं हो पाता, उनको पीछे खींचने की कोशिश करता है, उनको दबाने की कोशिश करता है, उन पर वो हम पर राज करें ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को सफल होने के लिए इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। शायद उनको यहाँ पे चुनौतियों का सामना करना पड़े, परिवार से ही चैलेंज मिलने लगे, क्योंकि ये भूमिका रही है सरपंच पति की। जब कोई भी गांव से अगर प्रधान होता है तो अगर कोई महिला प्रधान बनती है तो उसको एक राष्ट्रपति मतलब चेहरा के लिए भूमिका बनाई जाती है, सिर्फ साइन और चेहरा दिखाने के लिए उनकी भागीदारी होती है। बाकी सारा कार्य जो क्रियान्वयन होता है वो सारा जो कार्य देखता है उसका पति देखता है, तो इसलिए बोलते हैं सरपंच पति की भूमिका। तो कहीं ऐसा ही यहाँ ना हो जाए, इसलिए इसका विरोध होता रहा है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि महिलाओं में अवेयरनेस लानी पड़ेगी, उनको नेतृत्व करने की शिक्षा देनी पड़ेगी, कैसे नेतृत्व, उनमें आत्मविश्वास डेवलप करना पड़ेगा कि आप पूरी तरह से सशक्त हैं, पूरी तरह से सामर्थ्य रखती हैं अपनी भूमिका निभाने में और अच्छे से निभा भी सकती हैं। जो फैमिली को अच्छे से चला सकती है वो परिवार को, देश को, अपने गाँव को, सबको अच्छे से मैनेज कर सकती है। उसमें ये सामर्थ्य बहुत अच्छे से है, पुरुषों से ज़्यादा अच्छे से सेंसिटिव तरीके से है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। ये है विश्वास, हमें उसमें दिलाने की ज़रूरत है।